हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अलका गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रही हूँ कौटिल्य के राजनीतिक विचार और ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। इससे पहले दो भागों में आप कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता चुकी हूँ। कौटिल्य की राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, कौटिल्य के राज्यों के प्रकार, सप्तांग सिद्धांत, सवयव सिद्धांत, इस सब के बारे में आप विस्तार से पढ़ चुके हैं और आशा है आपको वो वीडियो पसंद आए होंगे। और यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आप स्लाइड पर देख रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि कौटिल्य के जो राजनीतिक विचार हैं पूरी तरह से वो इस श्लोक में छुपे हुए हैं। यानी कि राज्य की जो स्थापना हुई है वो मूलतः किसके लिए हुई है, वो इस श्लोक में हमें साफ नजर आता है। यानी अलब्ध लाभार्था, जो प्राप्त ना हो उसे प्राप्त करना। जो हमने नहीं प्राप्त किया है, जो हम चाहते हैं मतलब प्राप्त करना, उसे हम पहले प्राप्त करें। लब्ध परिरक्षणी, जो प्राप्त हो गया है उसे संरक्षित करना, यानी जो हमने प्राप्त कर लिया है उसको हम संरक्षित करें, उसको हम संभाल कर रखें। और रक्षित विवर्धिनी, जो हमने रक्षित कर लिया है, जो हमने संभाल लिया है, संरक्षित कर लिया है, उसका हम संवर्धन करें, उसे हम और बढ़ाएं। और तत्पश्चात हम क्या करें, वृद्धस्य तीर्थे प्रतिपादनी च, जो संरक्षित हो गया है उसे समानता के आधार पर बांटे। प्रतिपादनी यानी प्रत्येक को हम समान समान दें, क्योंकि यदि हम असमान देते हैं किसी को तो असंतोष पैदा होता है। असंतोष होगा, अव्यवस्था होगी, अशांति होगी और फिर क्या होगा, राज्य की आवश्यकता या राज्य को बल प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये जो है ये पूरा एक मर्म है जिससे कि हम मूलतः अर्थशास्त्र में हमें नजर आता है। अर्थशास्त्र पूरी तरह से राजनीति का ग्रंथ है, 15 अधिकरण है इसके अंदर। और जो अर्थशास्त्र है वो मौर्यकालीन रचना है, क्योंकि जो कौटिल्य हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, मौर्य का जो साम्राज्य है उसके संस्थापक और पूरी तरह से सक्रिय राजनेता थे। इसलिए जो अर्थशास्त्र है उसमें जो भी विचार हैं वो यथार्थवादी हैं, प्रामाणिक हैं और आज भी उनका उतना ही महत्व है जितना कि कभी पहले होता था। और इसलिए जो कौटिल्य हैं उनको भारतीय राजनीति में राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है और राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा देने वाले जो विचारक हैं उनके रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान कौटिल्य को प्राप्त है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा रही हूँ पहले जो कौटिल्य ने राजा के गुण बताए हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको सप्तांग सिद्धांत बताया था स्टूडेंट्स, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि सप्तांग में राज्य के 7 अंग होते हैं और इन 7 अंगों में जो राजा होता है वह उस, चूंकि राज्य को शरीर माना है, सवयव का मतलब है अवयव, अंग, और राज्य को एक शरीर माना है। उस शरीर में जो राजा है वह मस्तिष्क है, सबसे उच्च स्थान। यानी जैसे मस्तिष्क हमारा सबसे ऊपर है और उससे ही हमारे शरीर में सारे आदेश जैसे प्रभावित होते हैं, वहां से हमें आदेश मिलते हैं और अन्य अंग उसी प्रकार से कार्य करते हैं। इसी प्रकार से जो राज्य रूपी शरीर है राजा का, उसमें सबसे प्रमुख स्थान है और राजा ही जितने भी कार्य होते हैं, जो सत्ता है राजा की, जो सारे समुदाय हैं उस सत्ता को वो सारे समुदाय महत्वपूर्ण मानते हैं और सभी कार्यों की एकमात्र आधारशिला जो है वो राजा है। और राजा की समृद्धि से ही पूरे राज्य की समृद्धि संभव है। यदि राजा शक्तिशाली है, राजा नीतिवान है, राजा गुणवान है, राजा व्यावहारिक है, राजा बलशाली है, तो राजनीति की सफलता और असफलता और राज्य का भविष्य सुरक्षित उसी प्रकार से रहेगा।
यानी राजा के ऊपर निर्भर करता है कि राजा में यदि सारे गुण हैं, ज्यादा से ज्यादा गुण हैं, तो राज्य भी सफलता को प्राप्त करता है, राज्य भी दिनों दिन उन्नति करता है। क्योंकि कौटिल्य विस्तारवादी राज्य का समर्थक रहा है। यानी जो राजा जितना ज्यादा उद्यम करेगा, अपने राज्य को बढ़ाने का प्रयत्न करेगा, वह उतना ही सफल माना गया है। क्योंकि राजा जो है वह उसे मतलब इस रूप में ही नहीं देखता है कि वह केवल सत्ता का उपयोग करे, बल्कि जो राजा है वह अच्छे गुणवान होना चाहिए, उसके मतलब कुलीन होना चाहिए। हालांकि जितना ध्यान मनु ने कुलीनता पर दिया है, अच्छे कुल वाली बात पर दिया है, वैसा कौटिल्य ने नहीं दिया है। हालांकि फिर भी यदि कुलीन हो तो जनता में उसका ज्यादा सम्मान होता है, और जनता में भी उसी प्रकार से जो लोग जो हैं उसी प्रकार से सामाजिक आचरण करते हैं। तो राजा जो है वो कुलीन हो, धर्म की मर्यादा रखने वाला हो। धर्म से यहाँ पर जो मतलब है वो वही मनु वाला है, क्योंकि ऐसे कोई धर्म नहीं है कि हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, इनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। धर्म का मतलब यहाँ पर है कर्तव्य पालन। तो राजा जो है वो कर्तव्य की पालना करने वाला। ऐसा नहीं है कि राजा जो है वो कितनी भी विषयों में लिप्त रहे, आसक्त रहे, राजा मोह माया हो उसके अंदर, और वो अपने खुद के जैसे धन इकट्ठे करने में और या कुछ परिस्त्री गमन करने में किसी का ध्यान नहीं रखे। ऐसा नहीं हो, बल्कि मर्यादित होना चाहिए, कृतज्ञ हो, किसी ने कुछ किया है तो उसको आगे याद रखने वाला हो, दृढ़ निश्चयी हो। यदि ढुलमुल राजा होगा तो देखिए लोग भी विश्वास नहीं करेंगे उस पर। विचारशील हो, सत्यवादी होना ही चाहिए राजा। हालांकि यहाँ पर जो सत्यवादी है उसमें हम थोड़ा ये कह सकते हैं कि राजा एकदम सत्य नहीं बोल सकता, बहुत सारी बातें राज्य हित में छुपानी पड़ती हैं। तो सत्यवादिता वहां तक हो कि किसी का अहित नहीं हो, मतलब जो राज्य में रह रहा हो कम से कम उनका अहित नहीं हो। वृद्धों के प्रति आदरशील हो, जो बड़े हैं उनका आदर करने वाला हो। विवेकपूर्ण हो, दूरदर्शी, आगे तक की सोचने वाला कि आगे क्या हो सकता है, आगे इस राज्य से मैं संधि करूं या इससे मैं विग्रह करूं तो क्या होगा। उत्साही हो, और युद्ध में चतुर होना चाहिए, क्योंकि देखिए दूसरे राज्यों के भी आक्रमण होते रहते थे, इसलिए उसे चतुरता तो बहुत आवश्यक है कि वह चतुर हो और समझ सके दूसरे की स्थितियों को। क्योंकि उस समय तो देखिए विषकन्या और विषपुरुष की बात भी हमें सुनने को मिलती है, इसका उदाहरण हमें मिलते हैं कि इस तरह की स्थिति थी। तो वो हर चीज को समझने और जानने वाला होना चाहिए, और उसे क्रोध, मद, लोभ और भय आदि से दूर रहना चाहिए। ये मैंने अभी आपको बता दिया है कि किसी प्रकार की आसक्ति या इस तरह की कोई बात उसमें नहीं होनी चाहिए। यदि वो क्रोध करेगा, गुस्सैल होगा, तो गुस्सैल राजा तो कई बार बात को सुनता ही नहीं है, पूरी सुनेगा ही नहीं वो, और उससे पहले ही वो नाराज हो जाएगा। उसमें लोभ हुआ तो कोई भी उसको बहका सकता है, अपनी तरफ कर सकता है ना। और या फिर उसको शराबी नहीं होना चाहिए या भय नहीं होना चाहिए, भय होगा तो वो कैसे युद्ध करेगा। ठीक है, और युद्ध के समय प्रजा का निर्वाह करने वाला और शत्रु की दुर्बलता को पहचानने वाला होना चाहिए। यदि उसने शत्रु की दुर्बलता को पहचान लिया तो वह किसी भी रूप में, यदि वो शत्रु मतलब किसी स्त्री के प्रति या स्त्रियों के प्रति कोई ज्यादा आसक्ति रखने वाला हो, राजा दूसरा, या पैसे के प्रति आसक्ति रखने वाला हो, या उसका कोई ऐसा कोई दुर्बल पॉइंट हो, कोई वीक पॉइंट हो जो कि जिसको कि ये जो राजा है वो अपने वश में कर सके, तो इस प्रकार से उसमें योग्यता होनी चाहिए कि वह उसको पहचाने। और जो किसी भी प्रकार से गरीब हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, अपंग हैं, उनकी राजा को उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, राजा को हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की जो हाय होती है वो बड़ी बुरी लगती है, और राजा आगे उसमें अपनी वृद्धि नहीं कर पाता, राज्य में बहुत ज्यादा वो दीर्घ काल तक शासन नहीं कर पाता। इसलिए राजा में ये सारे गुण होना आवश्यक है। यानी राजा व्यवहारिक भी हो, राजा पराक्रमी भी हो, राजा वीर भी हो, राजा बुद्धिमान भी हो, राजा कुलीन भी हो, ये सब गुण जो है, धार्मिक भी हो, सारे गुण राजा में होने चाहिए। अब राजा के मुख्य कर्तव्य क्या हैं? अभी मैंने आपको थोड़े से कुछ बताए थे कि राज्य के उद्देश्य क्या है उस समय। वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना। देखिए समाज में धर्म की व्यवस्था खराब हो गई थी, वर्ण व्यवस्था खराब हो गई थी,
आश्रम व्यवस्था का लोग पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए राज्य की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि समाज में अव्यवस्था व्याप्त थी, मत्स्य न्याय व्याप्त था, तो राजा का जो पहला कर्तव्य है वो है कि राजा वर्ण आश्रम धर्म को बनाए रखे, प्रजा वर्ण के अनुसार और आश्रम के अनुसार नियमों का पालन करे। जब इस प्रकार से नियमों का पालन होगा तो राजा, जो प्रजा है वो हमेशा प्रसन्न रहेगी। क्योंकि देखिए, यहाँ जो वर्ण है वो इसलिए प्राचीन काल में होते थे क्योंकि उनसे प्रत्येक व्यक्ति को ये पता होता था कि मेरी आजीविका का साधन क्या है, मेरे जो पूर्वज हैं वो क्या कर रहे हैं, मुझे आगे क्या करना है। हालांकि प्राचीन काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, तो कर्म के आधार पर उन्हें पता होता था कि मुझे आगे क्या करना है। और आश्रम व्यवस्था से सामाजिक व्यवस्था सही रहती थी कि जो हमारी औसत आयु है उसको 100 वर्ष का मान करके 25-25 वर्ष के 4 आश्रम माने गए। ब्रह्मचर्य आश्रम 1 से 25 तक, गृहस्थ आश्रम 26 से 50, वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 और संन्यास आश्रम जो है 76 से 100 या जितनी भी आयु बचे। और ये सब जो है ये बड़े ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्धारित किया गया था, जिससे कि व्यक्ति अपने सारे कर्तव्यों की पूर्ति कर सके, चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर सके। तो राजा का ये कर्तव्य है कि वह ऐसी व्यवस्था बनाए, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखे, इस प्रकार की स्थितियां रखे जिससे कि वर्णाश्रम धर्म की लोग पालना कर सके। दूसरा जो है दंड की व्यवस्था करना। तो राजा का ये महत्वपूर्ण कार्य है कि राजा दंड की व्यवस्था करे। और इसके लिए चूंकि जो राज्य की स्थापना हुई है वो अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए हुई है, तो यदि व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो राजा दंड की व्यवस्था करेगा, दंड देगा। और दंड के द्वारा वो क्या करवाएगा कि जैसे मैंने जो अभी पहले उसमें बताया आपको, स्लाइड में पहले श्लोक में आपको बताया, अप्राप्त की प्राप्ति कराना, प्राप्त का रक्षण, रक्षित का संवर्धन और संवर्धित का संभोग, मतलब उपयोग, जो बराबर सभी उसका भोग कर सकें, समान रूप से उसको ले सकें, उसको प्राप्त कर सकें, इस प्रकार से दंड की व्यवस्था वो करेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो राजा दंड के प्रयोग द्वारा इसको करवाएगा। इसके अलावा अर्थव्यवस्था संबंधी राजा जो है वो आय व्यय का पूरा हिसाब रखेगा, उसका प्रबंध करवाएगा। और यदि राजा को कहीं कोई अव्यवस्था लगती है तो राजा यहाँ भी दंड का प्रयोग कर सकता है। दंड का प्रयोग तो राजा को हर जगह करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो वहां पर भी राजा अपने दंड का प्रयोग करेगा। और इसके लिए आय व्यय की व्यवस्था के लिए वो अधिकारी कर्मचारी जो भी नियुक्त करने हैं उनको नियुक्त करेगा। नियुक्ति संबंधी कार्य उसके राजा जो है सेनापति हैं या अन्य अधिकारी हैं, बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी इन्होंने बता रखे हैं, उन सबकी राजा नियुक्ति करेगा और समय समय पर उनके कार्यों का निरीक्षण भी करेगा। राजा ये नहीं है कि उनको अपने भाई भतीजे या अपने रिश्तेदारों के कारण उनको नियुक्त करेगा, बल्कि उन जो भी अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा उनका पहले बकायदा परीक्षण करेगा, परीक्षा लेगा उनकी किसी भी तरह से, और फिर उनको नियुक्त करेगा। और नियुक्त करने के बाद भी समय समय पर उनका निरीक्षण करता रहेगा। और जो श्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको पदोन्नति करेगा, उन्हें सम्मानित करेगा समय समय पर, जिससे उनको एक प्रकार का उत्साह रहे, संवर्धन उनको मिले कि राजा हमारे कार्यों को देख रहा है। इसके अलावा राजा कल्याणकारी कार्य करेगा। कल्याणकारी कार्यों में तो देखिए बहुत सारे कार्य आते हैं। प्रकाश की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, इसके अलावा मनोरंजन की व्यवस्था है, जो गरीब हैं उनको दान देना है, ब्राह्मणों को दान देना है, यज्ञ की व्यवस्थाएं करवाना है, अनाथ हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, असहाय हैं, महिलाएं हैं, इनके सबके पालन पोषण की व्यवस्था करना और बहुत सारी व्यवस्थाएं राजा इसके अंतर्गत करेगा। इसके अलावा युद्ध करना, देखिए ये भी एक कर्तव्य माना गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि
कौटिल्य संतोषप्रद राजा को बहुत अच्छा नहीं मानता। वह ये कहता है कि राजा जो है विजिगीषु, विजय की इच्छा रखने वाला होना चाहिए, निरंतर नई भूमि का अर्जन करने वाला होना चाहिए। ऐसा उसका उद्देश्य वो रखे अपना कि मुझे निरंतर नई भूमि अर्जित करनी है, और ये भूमि अर्जित करने के लिए उसको युद्ध तो करना पड़ेगा, अपनी सेना उसको सुदृढ़ रखनी पड़ेगी हमेशा। तो राजा जो है वो अपनी भूमि को बढ़ाने के लिए हमेशा अग्रसर तत्पर रहने वाला होना चाहिए, और युद्ध के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखे, अपने लोगों को उत्साहित रखे, अपनी सेना को नए साजो सामान से सुसज्जित रखे। तो स्टूडेंट, आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने पहले मेरे वीडियो भी देखे होंगे, और वीडियो के बारे में जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपको और चाहते हैं आप इसमें जानना, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और मेरे इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।